साथियों नमस्कार। कस्तूरन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी देख रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में यह जो प्रकरण है जो हम लोग देख रहे हैं वह आपके यूजीसी नेट या राजनीति विज्ञान विषय के सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कारगर हैं। और हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, अभी तक के कुछ क्लासेस में उसमें हम लोगों ने शुरू किया था कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। उस फेज में हम लोगों ने देखे अलग अलग एक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं ताज का शासन, रूल्स ऑफ क्राउन। यह हम लोग देख रहे हैं 1858 से 1947 तक देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे चलते हैं और इस प्रकरण को देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश जब 1600 ईस्वी में उनका आगमन हुआ व्यवसाय को लेकर के, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवसाय का विस्तार किया। उन्होंने अपनी भूमिका शासन में लगाई। शासन में लगाने के बाद लगभग 1758 से उनके कार्य प्रणाली में बदलाव हुआ। धीरे धीरे भारत पर उनका नियंत्रण शुरू हो गया। अब इसके बाद 1773 से ब्रिटिश ताज ने या ब्रिटिश सांसद ने उन पे कुछ नियंत्रण करने का प्रयास किया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 के तहत और चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किया। इससे संबंधित चीजों को आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले के हमारे जो वीडियो जो हैं वो अपलोडेड हैं यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हैं जो क्लासेस कराई गई है। 1773 से लेकर के आप कह सकते हैं 1858 के बीच में इतनी क्रांतियां हुई, इतने विरोध हुए, इतने उनके विरोध किए गए कि धीरे धीरे ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ गई कि कंपनी वहां जो कार्य कर रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और वह वहां के पब्लिक पे नियंत्रण नहीं कर पा रही है, व्यवसाय के साथ वहां पे उगाही चल रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कैसा करते हैं कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट वहां पे शासन करे, जिसको हम लोग रूल्स ऑफ क्राउन, एक वहां पे रूल्स ऑफ क्राउन ही चलता है ब्रिटिश में, और वो भारत में भी लागू हो गया। 1857 के क्रांति के परिणाम के रूप में आप इसे देख सकते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, उसके उपरांत यह जो परिवर्तन देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट शासन की योजना बनानी पड़ी। और वही हम लोग देख रहे हैं, जो आज हम लोग देख रहे हैं वो है ताज का शासन 1858 से 1947। तो 1858 का जो शासन है या अधिनियम है, इसे हम लोग बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। यह महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या कहते हैं कि 1857 का महान विद्रोह। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इसे आप कह सकते हैं कि भारत में शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। स्थानांतरित कर दिया गया। तो हमें इसे जानना जरूरी है कि आखिर में इस अधिनियम की क्या विशेषताएं रही। जितने अधिनियम हम लोग देखते हैं उसके महत्व और विशेषताओं पर चर्चा हम लोग करते हैं, अब प्रश्न भी यहीं से निकल करके आते हैं और ये काफी संक्षेप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग
भारत शासन अधिनियम 1858 का अगर अध्ययन करें तो इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है। महारानी विक्टोरिया। कंपनी की शासन कहां से शुरू हुई थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। अब हम लोग 1858 का शासन, भारत शासन अधिनियम या शासन काज कहां शुरू होता है? महारानी विक्टोरिया से। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर, क्योंकि हम लोगों ने देखा पहले परिवर्तन, हम लोगों ने क्या देखा? पहले हम लोग परिवर्तन में देखा कि पहले अलग अलग राज्य के, आप कह सकते हैं राज्यानुसार गवर्नर थे। कब? 1773 से पूर्व। 1773 से पूर्व राज्य अनुसार, खास करके जो राज्य थे कंपनी के शासन में, वो कौन कौन थे, किनके पास? मद्रास, बंगाल व मुंबई, सॉरी बंबई, मुंबई नहीं बोल सकते, मुंबई अभी। बंबई। 3 गवर्नर थे, तीनों गवर्नर अलग अलग थे, लेकिन 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये दोनों जो हो गए वो बंगाल के गवर्नर जो थे, मद्रास के, अब बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। एक घटना 1773 की है। एक घटना आती है 1833 में, दूसरी घटना घटती है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? इसके तहत हम लोगों ने देखा कि बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दो परिवर्तन, ये 1773 की घटना है, वो 1833 की घटना है। ये दो परिवर्तन हम लोगों ने गवर्नर और गवर्नर जनरल के बीच में देखा पिछले क्लासेस में। जो इनको नहीं देखे हैं वो ठीक से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूं कि जो मैं नेचुरल क्लासेस जो अपने क्लासरूम में लेता हूं वही क्लासेस आपके साथ लेता हूं। कोई कॉम्पिटिटिव पे फोकस नहीं, एकदम सीधे तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी से कंटेंट निकालते हैं, समझ में इतिहास कहानी की तरह आना चाहिए, ये मेरा प्रयास रहता है। अब हम लोग परिवर्तन 1858 में देख रहे हैं। 53 में विशेष नहीं, विषय बहुत सारे कुछ परिवर्तन हुए थे, उसे बात नहीं करेंगे, आप लोग पीछे वीडियो में देख सकते हैं। 1858 में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल का, जो भारत का गवर्नर जनरल था, 1858 में क्या देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, नियुक्त किया गया या बना दिया गया। तो पहला यहां, दूसरा परिवर्तन यहां, तीसरा परिवर्तन आप देख रहे हैं यहां। तो ये आपको थोड़े से याद रखने होंगे, ये वायसराय से संबंधित है। फिर इसको हम लोग अंत में 1947 स्वतंत्रता एक्ट जब हम लोग देखेंगे
तो उस समय हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, कब वायसराय बदल दिए गए। चलिए इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या क्या हुए। तो इसमें पहला विशेषता क्या रही कि महारानी विक्टोरिया के अधीन भारत का शासन चलने लगा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अगर हमें जानकारी मिल गई कि भारत का वायसराय कर दिया गया, तो यह भी जानना जरूरी है कि तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। दूसरी क्या विशेषताएं रही इसकी? पहली विशेषताएं आपने देखा, पहली विशेषताएं जिसमें महारानी विक्टोरिया के पास पावर आया, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल से प्रथम वायसराय बनाए गए भारत के, यह हम लोगों ने देखा। दूसरा क्या हुआ? नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, ये दो शब्द निकल करके आए हैं पहले में। तो इसको भी हम थोड़ा सा प्रीवियस से लेकर के चले, जो क्लास आप किए हैं। 1773 में बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। फिर इसके बाद 1833 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ये बनाए गए। अब यहां पे दोनों बात वही आती है निकल करके, कंट्रोल्स एंड डायरेक्टर्स। तो कंट्रोल बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग शासन नहीं करेंगे या कंट्रोल्स नहीं करेंगे, ये दोनों समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन इसलिए बनाई गई थी, कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स नियुक्त किए गए थे। वो मामला अलग था, इसको द्वैध शासन जो चल रही थी समाप्त कर दिया गया। तीसरी बातें हम क्या देखते हैं? तीसरी बात हमें देखने की मिलती है कि एक नए पद जो भारत के सचिव का सृजन किया जाता है, भारत के सचिव पद का सृजन किया जाता है, जिसमें भारतीय शासन प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। तो अब क्या होगा कि ब्रिटिश से एक व्यक्ति, ब्रिटिश सांसद से, कैबिनेट से एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो भारत के सचिव के रूप में कार्य करेगा और भारत में नियंत्रण करेगा। तो जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इस सचिव के पास होगी, और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यहां से सूचनाएं या जो जिम्मेवारियां होगी ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगा। तो भारत के सचिव, राज्य सचिव बनाए गए और इनको पावर दिया गया। इसके बाद चौथा क्या देखते हैं? भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए, मतलब इनकी सहायता के लिए सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया।
15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। पहले 6 सदस्य थे। जब कहा जाता था विधान परिषद जब बनाए गए थे, केंद्रीय विधान परिषद, तो उसमें 6 सदस्य थे। इसमें कितने हैं? 15 सदस्य बनाए गए। यह क्या करेंगे? यह भारत के सचिव का सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, इनके सलाहकार होंगे। और यह जो परिषद होगी इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये होंगे, ये अध्यक्ष होंगे। इस परिषद के 15 सदस्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे भारत के सचिव, भारत के राज्य सचिव। यह जो अधिनियम पारित हुआ, जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, इसके तहत भारत के सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। वो चाहता था तो भारत में या इंग्लैंड में कहीं भी मुकदमा का सुनवाई कर सकता था, लेकिन इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि यह मुकदमा केवल देख सकते थे, बल्कि इन पे भी मुकदमा किया जा सकता था। ये क्षमता दी गई थी। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें, इस 5 पॉइंट के अंतर्गत, तो 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में, जो प्रशासनिक सिस्टम यहां काम करता था उनका उसमें सुधार करना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके पावर अपने पास रखा गया और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का शासन और नियंत्रण हो गया। सीधा नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। इसने भारत में प्रचलित शासन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये हुआ, इसमें मुख्य रूप से देख सकते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से थी, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगले टॉपिक के साथ।